Okay, see, this is new chapter. This is completely a practical chapter of financial management subject, and it is called as capital budgeting. Now, what do you mean by capital budgeting? Can anybody tell me what do you mean by capital? Capital means मैं ओनर पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। यस, वेरी गुड। जब भी किसी बिजनेस में आप अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसे कैपिटल बोलते हैं। जब भी कोई ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट यू मीन बाय बजटिंग? बजट का मतलब क्या होता है? यस, कम ऑन क्विकली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग? लाइक टाइम टेबल, मतलब कोई थिंग हमको लेना है तो हम उसका बजट बनाते हैं कि उस हिसाब से हम उसको खरीदे और बचत भी करें। वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, तो आप आज से प्लानिंग करते हो ना, ठीक है? आज से प्लानिंग करते हो फ्यूचर के खर्चों के लिए, तो उस हिसाब से आपकी इनकम होनी चाहिए, ठीक है? सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको प्रॉपर वर्ड्स में बोलूं, सो इस बजटिंग का मतलब होता है प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स। मतलब अगर फ्यूचर में मुझे इतना खर्चा करना है तो मेरी इनकम का अमाउंट कितना होना चाहिए, इनकम का मोड क्या होना चाहिए, ठीक है? इनकम कहाँ कहाँ से मैं अर्न कर सकती हूँ। तो इन शॉर्ट, फ्यूचर में जो हम इनकम्स में से एक्सपेंसेस करने वाले हैं, कुछ परचेज करने वाले हैं, तो परचेज करने के लिए तो फंड्स चाहिए, कैश चाहिए। तो आज से ही प्लानिंग करनी है कि फ्यूचर में उसका खर्चा कैसे करना है, ठीक है? अभी देखो, ये ना इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अब जैसे आप घर में देखोगे, कोई भी घर की चीज खरीदनी होती है या फिर डेली एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो एवरी डे यू प्लान, नो, एवरी डे एवरी मंथ का आपको पता होता है कि डैड ने इतने पैसे दे के रखे हैं और इतने में हमको ऐसे ऐसे घर चलाना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप छोटे से घर की प्लानिंग कर रहे हो तो कंपनी में बड़ी बड़ी सी कंपनी के शेयर होल्डर्स प्लानिंग नहीं करेंगे, एवं ही चलेंगे, एवं ही एक्सपेंसेस करेंगे वो लोग, नहीं ना? तो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं वो लोग, जब तो एक मैनेजर का काम क्या है, सारी चीजें मैनेज करके चलना। कितना खर्चा लगेगा फ्यूचर में अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो, अच्छा, तो ये कितना इनकम हमको फेच करके देगा, कितनी टोटल इनकम हमको जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट से, क्या ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है कि नहीं है, क्या ऑटोमेटिक मशीन लेना बेटर है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेना बेटर है? आप घर के लिए डिसीजंस लेते हो कि नहीं लेते हो? रेफ्रिजरेटर, कितने कंपनीज के रेफ्रिजरेटर्स आते हैं? कोई भी लेकर आते हो घर पे, छोटा बड़ा कुछ भी लेकर आते हो? नहीं, पहले आप रिसर्च करते हो, अच्छे से देखते हो सारी कंपनीज, सारे सारे के प्राइसेस निकलवाते हो। एक छोटा सा मोबाइल फोन लेने जाते हैं, उसमें हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं, कितने एप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, क्या क्या मिलेगा मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी, और मोबाइल के फीचर्स देखते हैं, है ना? कितनी मोबाइल की कैपेसिटी है ना? अच्छा, कितने सिम कार्ड्स पड़ सकते हैं मोबाइल में? तो आप है ना एक मोबाइल खरीदने के लिए कितना कुछ देखते हो, कौन सी कंपनी की है, कितना प्राइस में मिल रहा है ना? तो इसका मतलब है जब हम एक चीज खरीदने के लिए इतना सारा कुछ सोचते हैं, सेम एज जब हम कंपनी में आते हैं, तो कंपनी में तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, प्लांट एंड मशीनरीज खरीदने हैं, लेबर्स हायर करने हैं, रॉ मटेरियल खरीदना है ना? फिर गुड्स जो बन गए उसकी पैकिंग करनी है। तो there are number of things that you need to plan before you invest. Therefore,
उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल मतलब जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस का जो कैपिटल है उसको अगर किसी चीज में खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पर वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब भी होता है लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी है, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइफ स्टॉक, ठीक है, कंप्यूटर्स, तो ये सारे आपके लिए क्या हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आपके लिए क्या हो गए, कैपिटल एसेट्स। तो इनको खरीदने के लिए अमाउंट क्या चाहिए, छोटा छोटा अमाउंट चाहिए होता है। अमाउंट कैसे चाहिए होता है आपको इसके लिए? बिग रहता है amount। ह्यूज, बड़ा, वेरी गुड। अमाउंट भी आपको क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट, लाइक 5 lakhs, 10 lakhs, 40 lakhs, इतना तो कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए अमाउंट चाहिए होता है। तो क्या आप छोटा सा मोबाइल फोन खरीदने के लिए इतनी प्लानिंग करते हो, जवाब तो बिजनेस में इतनी बड़ी बड़ी एसेट्स खरीदने के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, बजटिंग नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन सी कंपनी का एसेट खरीद रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कि प्राइस क्या पे करनी पड़ रही है मुझे आज, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ठीक है। तो देर आर न्यूमरस थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक बिफोर परचेजिंग एनी कैपिटल एसेट, एंड दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। ओके, इतना सबको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? Yes, ma'am. Very good. Okay, now I have a beautiful chart here. Last time because it was online, it was all of sudden, and हमारे पास कुछ बुक्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, so I had made this chart. Actually, वैसे तो देखो हम लोग ऑफलाइन जब भी पढ़ते थे तो मैं ये बोर्ड पे बना लिया करती थी ये पूरा चार्ट, बट अभी क्योंकि वो ऑनलाइन हो गया तो आई थॉट टू मेक इट हियर ओनली, so that every time we have online class I can share the screen quickly and I have everything in my hand. Okay, so now listen very carefully. There are methods of calculation of capital budgeting. See, if we need to budget, if we need to plan our capital, assets, so what are the methods to follow? There are 4 different methods. If you can check, how many methods are there? How many methods? 4 methods। 4. First one is payback period method. That means मैं मतलब भी साथ में समझाती जा रही हूँ। See, payback period method का मतलब होता है पे बैक, नाम से ही समझ में आ रहा है। आज मैंने कंपनी को दिया, एसेट्स दिए ना कंपनी को, मैंने एसेट्स दिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, ठीक है। अब मैंने बिल्डिंग को एसेट्स दिए, मतलब एसेट्स खरीदने के लिए मुझे फ्री में तो एसेट्स मिलेंगे नहीं, तो मैंने क्या किया, पे किया है। मतलब अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है मैंने तो उसके लिए मैंने पे किया है, पे, ठीक है। तो पे बैक, बैक का मतलब होता है जो मैंने आज कंपनी को इन्वेस्टमेंट की है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे जो भी मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीद कर कंपनी को दिए हैं, माइंड वेल, कंपनी को अगर एसेट्स भी खरीद कर देते हैं ना तो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो, क्योंकि आप कंपनी को जो कुछ दे रहे हो, चाहे कैश में दे रहे हो चाहे किसी चीज के फॉर्म में दे रहे हो, उसको बोलते हैं कैश इन काइंड, ठीक है। जैसे कंपनी को व्हीकल खरीद के देना, अब ये व्हीकल कंपनी में काम आएगी ना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने जो एसेट्स खरीदी हैं कंपनी को देने के लिए, उसके लिए आपने पे किया है। अच्छा, अगर आपने आज पे किया है तो इसमें से आपको रिटर्न्स कब मिलेंगे, ये पूरा का पूरा पैसा आपको भर के कब मिलेगा कंपनी से,
देखो एग्जाम्पल, आज आपने कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए हैं। एग्जाम्पल ले लो, बहुत छोटा सा 2 लाख रुपए का एग्जाम्पल है। तो आपके प्रॉफिट्स कब शुरू होंगे, कोई बता सकता है? मुझे पता है कंपनी के प्रॉफिट्स कब शुरू होते हैं। आप में से किसको पता है? अगर आज आपने कंपनी को 20 लाख रुपए दिए हैं, अगर आज आपने अपनी कंपनी को 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए आप अपने बिजनेस में लगा चुके हो, तो आपके प्रॉफिट्स कब शुरू होंगे? बताओ, कम ऑन क्विकली। यस, आपके प्रॉफिट्स कब शुरू होंगे? यस, कोई तो आंसर दो। बोलो। जब प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट होगा। अच्छा, समझो प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गया और है ना, आपने अपने बिजनेस में 40 लैक्स इन्वेस्ट किए थे। 40 लैक्स, हाँ 40 लैक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गया, आपको रिकवर हुए 10 लाख रुपए। तो क्या प्रॉफिट हुआ उसमें कुछ? नो मैम। नहीं। तो कब प्रॉफिट होगा? अभी तो मैंने हिंट भी दे दी, चलो। कब प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आपके पूरे के पूरे 40 लैक्स पहले आपको वापस मिलेंगे। देखो प्रोडक्ट तो बिक रहा है, एक एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट भी हो रहा है, आई नो, लेकिन ओवरऑल जब आप एज अ कंपनी देखोगे, एज अ पूरी कंपनी देखोगे, तो पूरी कंपनी में आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 40 लैक्स। और प्रोडक्ट बेच बेच कर आपको कितना टोटल मिला? 40 लैख 10 लैक्स। तो अभी भी कितना रिकवर करना बाकी है? 30 lakhs। वेरी गुड। तो जब आपके 30 लैक्स प्लस 10 लैक्स 40 लैक्स बन जाएंगे, उसके बाद आपका जो कुछ भी प्रोडक्ट बेचने से मिलेगा वो होगा आपका प्रॉफिट। आप समझ में आया? इसको बोलते हैं पे बैक। पे बैक मतलब जो मैंने कंपनी में जितना अमाउंट लगा चुकी हूँ वो मुझे वापस कब मिलेगा? कब मिलेगा? पीरियड, पीरियड की बात चल रही है। 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, 4 ईयर्स, 40 ईयर्स, कितना टाइम लगेगा? वो पे बैक पीरियड मेथड से पता चलता है। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ, पे बैक पीरियड मेथड मतलब शॉर्टर द बेटर कि मोर द लॉन्गर द बेटर? दोनों ऑप्शंस में से कौन सा अच्छा है, बताइए आप, सोच के बताइए। जल्दी पैसा रिकवर होगा वो अच्छा, कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमारा पैसा रिकवर होगा वो अच्छा? जो जल्दी रिकवर होगा। वेरी time, गुड, ma'am। वेरी गुड, वेरी गुड, शॉर्टर द बेटर। इसके यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा शॉर्टर द बेटर। अगर नहीं लिखा है तो मैं ऐड करके दे सकती हूँ आपको। हाँ, इधर नीचे लिखा है, यहाँ पे देखिए। नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे। शॉर्टर द बेटर, ठीक है? दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने ऐड किया शॉर्टर द बेटर। यस यस मैम। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हम ना पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड की मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बारे में वो क्या बोल रहा है? जितना शॉर्ट उतना अच्छा। 6 महीने में रिकवर हो गया, बहुत अच्छी बात है। 1 साल में रिकवर हुआ, ओके ठीक है, चलेगा। पर 6 महीने में रिकवर हो गया तो उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी इसमें कौन सा वाला नेट प्रॉफिट मुझे चाहिए होता है पे बैक पीरियड मेथड में? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। हाईलाइट किया हुआ है मैंने, अगर आपका ध्यान है तो। यस मैम। Yeah. So this is net profit after tax but before depreciation. अब मैम हमको कैसे निकालना है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन? वो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। ये देखो, ये दिख रहा है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट दिख रहा है सबको?
हाँ, इस फॉर्मेट में ना हमको पता चलेगा नेट प्रॉफिट निकालना कैसे है। देखो अलग अलग नेट प्रॉफिट्स होते हैं, वो अलग अलग नेट प्रॉफिट्स मुझे कैसे कैलकुलेट करने हैं वो ये छोटा सा एक फॉर्मेट है, यहाँ से पता लग जाएगा, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो अभी इस पेबैक पीरियड मेथड तो हम लोग समझ गए। इसके ना सब टाइप्स होते हैं, अभी रुको उस पे आते हैं, पर मुझे पहले सबकी मीनिंग बताने दो। देखो नेक्स्ट है एवरेज रिटर्न ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सबसे पहली बात एवरेज, आप अपना, अगर मैंने आपको बोल दिया आपको 7 सब्जेक्ट्स हैं और आपने एक एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स कैलकुलेट करी है, अर्न करी है, एवरेज आपने मतलब समझो 7 सब्जेक्ट्स हैं और 100 मार्क्स आपने हर एक सब्जेक्ट में स्कोर करी हैं, और एक एक सब्जेक्ट का ना टोटल बैठता है 150, मतलब एक सब्जेक्ट टोटल कितने का था 150 का, आपने स्कोर कितना करा, अर्न कितनी करी मार्क्स 100, तो आप मुझे बताओ एवरेज कैसे निकालेंगे किसी मैम भी चीज का। डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। वेरी गुड वेरी गुड, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू 100, तो ऐसे निकलता है एवरेज। ठीक है, किसी भी चीज का एवरेज ऐसे ही निकलता है, कोई भी चीज ले लो ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ले लो, अगर लेबरर्स की बात करें तो टोटल वेजेस अपॉन नंबर ऑफ लेबरर्स, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, है ना। मतलब मुझे किसी भी चीज का एवरेज निकालना है ना तो यही चीज होती है। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स। अच्छा, रेट ऑफ रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, प्लीज कोई मुझे रिटर्न्स का मतलब बता दे, कम ऑन क्विकली। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, कम ऑन फास्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। रिटर्न्स मींस प्रॉफिट, इनकम, मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वहां से आपको वापस कुछ इनकम मिला, कुछ रिटर्न्स मिले, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ गेन हुआ, सो दैट इज नोन एज रिटर्न्स। ओके, अभी समझ में आया रिटर्न्स का मतलब। यस मैम। या तो अब रेट ऑफ रिटर्न, रेट मतलब परसेंटेज के फॉर्म में होता है, रेट का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज के फॉर्म में बताइए कि एवरेज रिटर्न्स आपने कितने अर्न किए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स। एग्जाम्पल, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी 2 लाख रुपए की, तो अभी तक आपने उसमें से कितना रिकवर किया और कितना नंबर ऑफ इयर्स हो गए हैं, और टोटल रिटर्न्स मतलब टोटल कितना अर्न किया, कितने नंबर ऑफ इयर्स हो चुके हैं, उसके बेसिस पे एवरेज आपका रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट कितना है। कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने, 4 लाख रुपए, अच्छा आज तक कितना आपको मिल चुका है, 2 लाख रुपए, तो कितने नंबर ऑफ इयर्स में 2 लाख रुपए मिला है, 2 साल में, तो मतलब एवरेज अगर आप देखोगे तो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न्स मिला परसेंटेज के फॉर्म में, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स। इसके लिए आपको कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स। अच्छा अब आप मुझे बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स है ना परसेंटेज के फॉर्म में होता है, कौन सी परसेंटेज होती है ये, प्रॉफिट की, रिटर्न्स की, इनकम की, गेन की, ये गेन की परसेंटेज होती है। ठीक है, पीरियड नहीं होता ये, हाँ ये परसेंटेज होती है। तो ये द मोर द बेटर की द लेस द बेटर, द ये परसेंटेज, मोर द बेटर। हाँ वेरी गुड, द मोर द बेटर, द मोर द बेटर। क्यों द मोर द बेटर, क्योंकि ये मेरे रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स, तो कॉमन सेंस है जब मैं रिटर्न्स की बात कर रही हूँ मतलब प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, तो प्रॉफिट तो हर कंपनी क्या चाहती है, द मोर द बेटर। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट है यहाँ तक,
No doubts. ओके चलो आगे देखते हैं अभी। ठीक है अभी आगे देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब सब काट साट के, नेट का मतलब सब काट साट के। देखो अब आपने मोबाइल फोन लिया, आपके हाथ में 40,000 थे, 40,000 में से आपने 25,000 का मोबाइल फोन लिया और 200 का आपने, सॉरी 1,000 का आपने कवर ले लिया। कितना हो गया? 26,000 हो गया। स्क्रीन गार्ड डलवाया 500 का, तो 26,500 हो गया। ठीक है, रिचार्ज करवाया 500 का, तो 27,000 रुपीज हो गया। और आपके हाथ में थे 40,000 रुपीज। तो सब काट साट के, रिचार्ज, मोबाइल का कवर, स्क्रीन गार्ड, मोबाइल का खरीदने का खर्चा 20,000 25,000, वो सब एक साथ काट साट के मतलब 27,000 काट साट के आपको हाथ में कितना बचेगा 40,000 में से? 30,000। नहीं 30 कहाँ बचेगा? 13 ना। Yes, ma'am, 30. हाँ 13। सो 40 में से 27 गया तो 13 बचेगा, राइट। तो नेट का मतलब होता है काट साट के सब कुछ, सारे खर्चे काटो और फिर मुझे बताओ जो जो आपके पास अमाउंट अभी हाथ में है या जो फ्यूचर में आपके पास अमाउंट, इनकम, गेन, प्रॉफिट आने वाला है सब काट साट के, तो उसका आज की वैल्यू क्या होगी? जो फ्यूचर में आपको लगता है कि मेरी कंपनी में फ्यूचर में 10 लाख का प्रॉफिट होगा सब काट साट के, तो सब काट साट के अगर 10 लाख का प्रॉफिट होगा तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके लिए मुझे कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। सेम किसके जैसा? सेम है ये इसके जैसे, पे बैक पीरियड मेथड। दिख रहा है आपको अच्छे से? अभी आप मुझे बता सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू मतलब जो हमारे हाथ पे फ्यूचर में इनकम आने वाली है उसकी आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू द मोर द बेटर होनी चाहिए, द लेसर द बेटर होनी चाहिए? कम ऑन क्विकली बोलो, द मोर द बेटर कि द लेस द बेटर? यस कम ऑन क्विकली। आज की वैल्यू जो फ्यूचर में हम इनकम जनरेट करने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? More the better. वेरी The गुड, better. द मोर द बेटर, वेरी गुड। अभी ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना अगर, तो मेरी टेबल को ना शिफ्ट होना पड़ रही है, देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी कुछ मैंने लिखा है ना, द मोर द बेटर, द लेस द बेटर या फिर शॉर्टर द बेटर, वो हमें ना दूसरे पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं बन रही है। ठीक है कोई बात नहीं। ओके चलो आगे देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। अभी ये ना इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो, रेशियो। जैसे हम बोलते हैं ना 3:1, 4:1, 2:3, हम रेशियो की बात करते हैं ना। इंडेक्स भी ना एक टाइप का रेशियो होता है। अब इंडेक्स कैसे होता है? जैसे मैंने अभी बताया 2:1, 3:3 ऐसा, 3:4, 2:3 ऐसा, 2:3 हम लिखते हैं ना ऐसे, उसको ना इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो में आंसर आना। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसके कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट कितना है। सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट थी 40 lakhs और आपका प्रॉफिट है 20 lakhs, तो हो गया ना 1:1, हाफ हो गया ना, हाफ।
सॉरी 0.5:1। मतलब अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था तो 6 सालों में या 5 सालों में या 3 सालों में आपको आधे रिटर्न्स मिले, आधे। तो 0.5:1। आप समझ में आया मैंने मेरे एग्जाम्पल से समझ में आया। सपोज अभी 1 ईयर हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो 1 ईयर में आपने कितने रिटर्न्स जनरेट किए, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब इनकम गेन, आपकी कितना प्रॉफिट हुआ आपकी कंपनी को, उसका इंडेक्स निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है। क्लियर हुआ गाइस? यू हैव टू रिप्लाई मी यस और नो। यस मैम। मैम तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड क्या होना चाहिए? द मोर द बेटर, द लेसर द बेटर होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? The more the better. वेरी गुड। इसका मतलब है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड, द मोर द बेटर। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, द मोर द बेटर। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, द मोर द बेटर। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखो पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है? द शॉर्टर द बेटर। क्योंकि ये पीरियड की बात चल रही है ना, कितने टाइम में आपको पूरा पैसा जो आपने बिजनेस में डाला था वो वापस भर के मिला आपको, पे बैक। तो वो तो जितना जल्दी मिलेगा उतना अच्छा, द क्विकर द शॉर्टर द बेटर। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए आपको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अभी देखो आप, पे बैक पीरियड मेथड में कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? रीड करो चलो। After tax before depreciation. वेरी गुड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी यही चाहिए, सेम। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी यही चाहिए, सेम। सिर्फ ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड में अलग सा प्रॉफिट चाहिए जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें बट बिफोर डेप्रिसिएशन नहीं डालना है। सबको क्लियर हुआ? यहां तक मैंने अभी तक ना सिर्फ 2 कॉलम्स बताए हैं, एक मेथड्स, 4 मेथड्स के नाम और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है नेट प्रॉफिट की। तो अब तक इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो। No यहाँ doubt. ओके ओके फाइन। तो अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम ना, यहाँ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर लेते हैं? फॉर देखो नंबर 1 पे बैक, उसको ना पे बैक पीरियड मेथड को शॉर्ट में बोलते हैं PBP। PBP पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के लिए मुझे क्या क्या होता है? द शॉर्टर द बेटर। ठीक है, अच्छा सेकंड कौन सा होता है अपना? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड, ARR। ठीक है, उसके लिए क्या होता है बोलो? द मोर The more the better. वेरी गुड। अभी यही सेम रूल सबके लिए लागू होगा। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV, उसके लिए भी क्या लागू होता है? कौन सा रूल लागू होता है? More the better. वेरी गुड, द मोर द बेटर। अभी लास्ट कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, PI मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। उसके लिए भी क्या सूट होता है? द मोर द बेटर। The more the better. वेरी गुड। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, बजटिंग मतलब हम प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं तो लास्ट में मुझे आंसर तो देना पड़ेगा ना। सपोज अभी उसने मुझसे 2 ऑप्शंस पूछे, प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्ट करूं कि प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्ट करूं। तो जब मैं आंसर निकालूंगी दोनों के, तो समझो पे बैक पीरियड मेथड से निकाल रही हूँ, तो कॉमन सेंस है दोनों में जो शॉर्टर टाइम लेगा वो ज्यादा अच्छा होगा ना। सपोज प्रोजेक्ट 1 6 साल ले रहा है मुझे पूरा पैसा लौटाने को, और प्रोजेक्ट 2 मुझे 3 साल में पूरा पैसा रिकवर करके दे रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ आपके हिसाब से? Project 2. देखो आपको क्विकली आंसर आ गया ना आंसर देने को। तो ये क्यों आया? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे नोट देना पड़ेगा।
कि प्रोजेक्ट 2 इज बेटर, या फिर प्रोजेक्ट 2 इज मोर फीजिबल, या फिर प्रोजेक्ट 2 इज मोर प्रेफरेबल फॉर द कंपनी टू इन्वेस्ट इन, because according to payback period method, the shorter the better, the rule is shorter the better, क्योंकि वो पूरा पैसा जल्दी रिकवर करके दे रहा है आपको एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट 1। क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी देखो एक लेक्चर में ना हम इतना ही कर पाएंगे, मतलब अभी चार्ट बहुत बड़ा है, तो मुझे ना एक्चुअली इसके लिए 2 लेक्चर एक साथ चाहिए होते हैं, बट देन टुडे आई वाज हैविंग ओनली 1 लेक्चर इन योर क्लास, तो अभी के लिए ना हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पूरा चार्ट पहले फिनिश करवाऊंगी, ठीक है? हम पहले ये पूरा चार्ट फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? मेजॉरिटी आप चीजें अभी सीखना बाकी है, अभी तक तो आपने ये 2 कॉलम सीखे हैं, ठीक है? उसके बाद हम सीखेंगे पेबैक पीरियड मेथड में कितने मेथड्स होते हैं, 3। ARR में कितना मेथड होता है, 1 ही, पर उसके स्टेप्स होते हैं। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू में स्टेप्स होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में स्टेप्स होते हैं, पेबैक पीरियड में भी आप स्टेप्स देखोगे, ये देखो स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने ये लिखा हुआ है स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज, ये दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो मतलब ये ना, ये स्टेप्स के साथ साथ है ना, मैंने ब्रैकेट में जो यहाँ पे हाईलाइट किया ना, मेरे इस कर्सर को देखो, ये जो बॉक्स में आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा है ना, बॉक्स के अंदर ये सारी ना फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज। और जो ब्लैक बॉक्स के बाहर जो आपको दिख रहा है ना टेक्स्ट में लिखा हुआ, ठीक है, उससे ना स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप्स। आया समझ में? तो हम लोग है ना क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पेबैक पीरियड मेथड के हम लोग पहले टाइप्स, स्टेप्स एंड फॉर्मूला सीखेंगे और उसके सम्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड के स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज, और उसके बाद उसके प्रैक्टिकल सम्स, फिर एनपीवी एंड फिर पीआई मेथड, ठीक है? ऐसे चलेगा? Yes. ओके? Yes, sir. क्योंकि एक एक मेथड करते जाएंगे, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, तो आपका पक्का हो जाएगा, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो एक मेथड मुझे आ रहा है अच्छे से। फिर हम दूसरा मेथड उठाएंगे, उसके स्टेप सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, ठीक है? ऐसे ये प्रोसीजर आपको चलेगा कि मैं पहले पूरा सबके स्टेप्स बता दूं, सबके फॉर्मूलाज बता दूं, फिर हम सबके सम्स करें, तो ऐसे ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, मेरे हिसाब से सारे स्टेप्स है ना मिक्स 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 हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से हम पहले एक पूरा खत्म करेंगे, पे बैक, तो ये बढ़िया ऑप्शन है, सबको चलेगा ऐसे? Yes, ma'am. ठीक है, चलो बढ़िया। सो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर डन फॉर टुडे, एंड देन आप थोड़ा रिवीजन कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के थ्रू शेयर किया है, ओके? ठीक है, Yes, ma'am. तो हम Yes. नेक्स्ट Okay, लेक्चर में पेबैक मेथड से शुरू करेंगे, ओके? Okay, thank you, ma'am. या Thank you, shall I ma'am. end the lecture? Yes, ma'am. Yeah. Okay, bye everybody, take Bye, care. ma'am. Thank you. Yeah, bye बच्चा, most welcome.